दोस्तों, आरती की जैसे ही नींद खुलती है तो सुनती है कि किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है। जैसे बहुत सारे लोग किसी को पीट रहे हैं। जब वो नीचे आती है और देखती है तो सन्न रह जाती है। उसके मम्मी पापा वहां पर खड़े हैं और चार पांच लोग राहुल को एक पेड़ में बांधकर लातों से, घूसों से, मुक्कों से पीट रहे हैं। कोई बेल्ट से मार रहा है तो कोई बिजली के कोड़े से मार रहा है। मतलब जिसको जो मिलता था उससे उसको पीट रहे हैं। राहुल चीख रहा है, चिल्ला रहा है, जोर जोर से गुहार लगा रहा है कि मुझे छोड़ दो, बस मुझे जाने दो। लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं है। ये मंजर देखते ही आरती दौड़कर नीचे आती है और सबके पैर पकड़ने लगती है। कभी उसके पैर पकड़ती है तो कभी उसके पैर पकड़ती है कि छोड़ दो भैया, छोड़ दो चाचा, इसको जाने दो, इसको क्यों मार रहे हो। लेकिन आरती की बात कोई नहीं सुनता है। जब बिजली के तार से राहुल की पीठ पर जोर से मारा जाता है और राहुल चिल्ला उठता है और जोर से चिल्लाता है कि मुझे छोड़ दो, बस जाने दो, अब ये चीख सहन नहीं होती आरती से। वो दौड़कर अपने पापा के कमरे में जाती है और उनका पिस्तौल लेकर आ जाती है और जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, अगर किसी ने अब एक थप्पड़ भी राहुल को मारा तो मैं उसे शूट कर दूंगी, गोली मार दूंगी। दोस्तों, आरती का ये रौद्र रूप देखकर सब दंग रह जाते हैं। जो जहां था वहीं खड़ा रह जाता है और अपने माता पिता की तरफ मुंह करके बोलती है, आप लोग हमेशा कहा करते थे ना कि मैं आपकी लाडली हूँ। कैसी लाडली हूँ? आपसे कहा इस लड़के को छोड़ दो, इसे भूल जाओ, मैंने इसे छोड़ दिया, मैं इसे भूल गई। आपने कहा दूसरे लड़के से शादी कर लो, मैं उसके लिए भी हाँ कर दी। लेकिन जब आप लोग जानवर की तरह इसे मार रहे हैं तब मेरे सब्र का बांध टूट गया। आप जानते हैं ये लड़का कौन है? जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब मैं मरने वाली थी, तो यही लड़का मुझे अस्पताल ले गया था। आप लोगों को रात भर कॉल करता रहा, आप लोगों ने कॉल नहीं उठाया। यही लड़का मुझे खून देकर मेरा जीवन दान दिया है। आज मैं जो ऑफिसर बनी हूँ इसी लड़के की बदौलत बनी हूँ। दोस्तों, आरती की सारी बातें सुनकर वहां खड़े सभी लोग दंग रह जाते हैं। दोस्तों, आखिर कौन थी आरती और ये लड़का कौन था जिसे लोग मार रहे थे? उसे बचाने के लिए आरती पिस्टल तक लेकर आती है। क्या है दोनों का किस्सा? चलिए दोस्तों, पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश राज की राजधानी लखनऊ से। दोस्तों, एक आरती नाम की खूबसूरत लड़की थी। उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। उसके पिता आगरा में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे, वहां एक इंजीनियर थे। आरती पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार थी और वो दिल्ली जाकर यूपीएससी की तैयारी करना चाहती थी। लेकिन माता पिता की इकलौती संतान होने के कारण उसके माता पिता उसे इतनी दूर भेजने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जब आरती अपने माता पिता को बताती है कि उसे अधिकारी बनने का बहुत ही शौक है, अफसर बनने का बहुत ही शौक है, उसे आगे पढ़ना है, तो थक हार कर उसके माता पिता उसे नजदीक पढ़ाई करने के लिए कहते हैं। वो किसी भी कीमत पर उसे दिल्ली भेजने के लिए तैयार नहीं थे। आरती को भी समझौता करना पड़ता है और वो प्रयागराज आ जाती है। प्रयागराज में आकर वो एक कोचिंग में ज्वाइन कर लेती है और पीसीएस की तैयारी करने लगती है। अब यूपीएससी का सपना छोड़कर वो पीसीएस की तैयारी करने लगती है, यानी कि यूपी पीसीएस की। दोस्तों, आरती अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। उसके पिता आगरा में इंजीनियर थे। अच्छा खासा पेमेंट मिलता था, इसलिए आरती को भी खूब पैसा भेजा करते थे। आरती अपने माँ बाप की लाडली बेटी थी। जो भी वो बोलती थी उसके माता पिता उसे देते थे। जितना पैसा वो बोलती थी माता पिता उसे भेज देते थे। अब दोस्तों, जब बच्चे को जरूरत से ज्यादा पैसे मिलने लगता है ना तो उसके कदम भागने लगते हैं। ऐसे ही दोस्तों आरती के साथ हुआ। कई बिगड़ी हुई लड़कियां उसकी सहेली हो गई थी और कई बिगड़े हुए लड़के उसके दोस्त बन गए थे। अब उसका जो ग्रुप था वो बड़ा ही बेकार ग्रुप था। इसमें 8 से 10 लड़कियां और 10 से 12 लड़के थे। सब के सब नशेड़ी थे, चरस गांजा पीते थे, बाहर में जाते थे और भी कई तरह के नशे करते थे। धीरे धीरे आरती भी इनके संगत में रहकर नशेड़ी बन चुकी थी। अमीर बाप की बेटी थी, कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब दोस्तों, धीरे धीरे आरती अपनी पढ़ाई लिखाई से दूर रहने लगी। अब वो नशे की आदी हो चुकी थी। उसके माता पिता कई बार उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आरती पर कोई असर नहीं पड़ता है और वो अपनी दुनिया में मस्त रहती है। अब उसकी दुनिया ही अलग हो गई थी। आप लोगों को पता ही होगा, नशा करने वालों की दुनिया अलग ही हो जाती है। वो किसी की बात नहीं मानते। जब नशा उनके सर चढ़कर बोलता है तो एक अलग ही दुनिया में विचरण करते हैं। यही हालत आरती की हो गई थी। दोस्तों, एक दिन 11 या 12 बजे के करीब रात को वो कहीं बाहर से नशा करके आ रही थी। कई सहेलियां उसके साथ ही सब अपने अपने घर चली जाती हैं। आरती भी अपने लड़खड़ाते कदमों से अपने हॉस्टल की तरफ जा रही थी।
तभी उसे एक बाइक वाला जोरदार टक्कर मारकर भाग जाता है। टक्कर बहुत ही जोरदार था। आरती लड़खड़ा तो पहले ही रही थी और भी ज्यादा लड़खड़ाने से वो डिवाइडर पर गिर जाती है। अब डिवाइडर से उसका सर बहुत जोर से टकरा जाता है और मोटरसाइकिल से टक्कर तो लगा ही था। अब उसका सिर फट जाता है, बहुत सारा खून निकलने लगता है। आरती चीखने चिल्लाने लगती है। रात का समय था दोस्तों, कोई भी वहां नहीं होता है। उसी टाइम दोस्तों एक रिक्शा वाला उधर से गुजर रहा था। जब वो देखता है लड़की की हालत बहुत ही खराब है, लड़की की हालत बहुत ही गंभीर है, उसका बहुत खून बह रहा है, तो वो रुक जाता है। वो जाकर उसे उठाता है, पर आरती को कोई भी होश नहीं था। आरती बस उसे इतना ही कहती है कि भैया, मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ, बहुत ही लाडली बेटी हूँ, मैं मर जाऊंगी तो उनका क्या होगा, मुझे बचा लो। जब राहुल ये बात सुनता है तो दोस्तों उस रिक्शे वाले का नाम राहुल था। वो यूपी मेरठ का रहने वाला था। प्रयागराज में आकर वो पढ़ाई कर रहा था और पार्ट टाइम रिक्शा चलाता था और अपना पढ़ाई भी करता था। आरती के सर से बहुत सारा खून बह रहा था। उसको देखकर राहुल घबरा जाता है और उसे छोड़कर निकल जाता है वहां से, क्योंकि वो डर जाता है। वो सोचता है अगर इसे कुछ हो गया तो पुलिस मुझे ही पकड़ेगी और मुझसे पूछताछ करेगी, फिर मैं फंस जाऊंगा। क्योंकि राहुल बहुत ही गरीब परिवार से था और रिक्शा चलाकर अपने माँ बाप की भी मदद करता था और अपनी पढ़ाई भी किया करता था। अपने मन ही मन सोचता है कि मैं इस लफड़े में नहीं पड़ूंगा, और राहुल वहां से निकल जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो दूर होता जाता है दोस्तों, आरती की कही बात उसके जहन में टकराने लगती है कि मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ, बहुत ही लाडली हूँ, मेरे बिना मेरे माँ बाप जिंदा नहीं रहेंगे, मुझे बचा लो। अब राहुल से रहा नहीं जाता है, वो रिक्शा को वापस करता है, आता है, फिर आरती के पास देखता है। आरती बेहोश हो चुकी थी। उसे उठाता है, रिक्शे पर लाता है और अस्पताल में ले जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती करा देता है। और डॉक्टर उसे बोलते हैं कुछ दवाइयां ले आओ। राहुल जाकर दवाइयां लेकर आता है और उस लड़की के पास से जो सामान मिला था, एक मोबाइल था जो टूट गया था और एक पर्स भी था उसके पास। वो पर्स निकाल लेता है, उसमें कुछ उसके नंबर मिलते हैं। उस नंबर को बार बार ट्राई कर रहा था, शायद कोई उठा ले और इसके घर वाले आ जाएं, कोई पहचान वाले आ जाएं ताकि राहुल की जान छूट जाए, वो वहां से निकल जाए। लेकिन फोन कोई नहीं उठाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर आते हैं और राहुल को बोलते हैं इस लड़के का खून बहुत ज्यादा निकल गया, इसकी हालत तो बहुत नाजुक है, इसे खून देना पड़ेगा। फिर डॉक्टर बोलते हैं आप एक बोतल खून की व्यवस्था कीजिए। राहुल के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो ब्लड बैंक से ब्लड खरीद सके। वो डॉक्टर से बोलता है साहब आप मेरा ही खून ले लीजिए। एक बोतल डॉक्टर उससे ले जाते हैं और ब्लड बैंक के थ्रू उसका खून ट्रांसफर करवाते हैं। वो एक बोतल खून ब्लड बैंक को देता है और इच्छा के मुताबिक जो उसका ग्रुप था, आरती का ब्लड बैंक से एक बोतल खून मिल जाता है। अब आरती की हालत स्थिर हो चुकी थी। ऐसे करते करते सुबह हो जाती है और राहुल इधर लगातार कॉल मिला रहा था। उसका कॉल आरती के पिता उठाते हैं। राहुल सारी बातें बताता है कि एक लड़की ऐसे ऐसे है और ऐसे गिरी मिली थी, उसके पास से नंबर मिला था और पता नहीं कौन है, कहाँ की है, मुझे मालूम नहीं। उसके पिता उसे सारे एड्रेस लेते हैं कि कहाँ पर है, क्या है, तो बताता है कि फलानी जगह फलाने हॉस्पिटल में मैंने उसे एडमिट किया है, फलाना वार्ड में है, आप जल्दी से आ जाइए। जब उसके पिता आनंद फानन से आगरा से भागते हैं अस्पताल की तरफ दोस्तों, 3-4 घंटे में आरती के पिता आ जाते हैं। उसके पिता के आने से पहले राहुल जब देखता है कि उसकी हालत स्थिर है, सब कुछ ठीक है, तो छोड़कर वहां से निकल जाता है। उसके पिता आते हैं, अपनी बेटी का सब कुछ करवाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं। जब ठीक हो जाती है, अच्छी हो जाती है, डॉक्टर उन्हें वहां से डिस्चार्ज कर देता है। उसके पिता अपने साथ उसे आगरा ले जाते हैं। आरती आगरा में 1-2 महीने रहती है, बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है, तो फिर प्रयागराज पढ़ाई के लिए आ जाती है। ये घटना घटित हुई 2-3 महीने बीत चुके थे दोस्तों। एक दिन एक चौराहे पर राहुल ऑटो लगाकर पैसेंजर का इंतजार कर रहा था। उसी समय उधर से गुजर रही होती है आरती, तो राहुल को पहचानती नहीं थी क्योंकि उसे देखा ही नहीं था। उसके बेहोश होने से पहले सिर्फ एक झलक देखी थी, उसे याद नहीं था, लेकिन राहुल उसे भली भांत पहचानता था क्योंकि उसने उसकी बहुत केयर की थी, उसे उठाकर अस्पताल ले गया था, उसको खून दिया था, इसलिए उसका चेहरा उसके दिल में छप गया था। जैसे वो आरती को जाते हुए देखता है, राहुल दौड़कर उसके पास जाता है और बोलता है मैडम आप कैसी हो। ये बात सुनकर आरती हड़बड़ा जाती है और पूछती है तुम कौन हो और तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैं कैसी हूँ, मैं चाहे जैसी भी हूँ, तुम्हें क्या मतलब। फिर राहुल उसे सारी बात बताता है, बोलता है मैडम आपका कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, वो मैं ही था जो आपको लेकर अस्पताल गया था, वो लड़का मैं ही था जो आपको ब्लड देकर आपकी जान बचाई थी। जब ये बात आरती सुनती है तो बहुत ही शर्मिंदा होती है, उसे माफी मांगती है और बोलती है मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था वो लड़का आप ही थे,
मैं तो बहुत दिन से तलाश कर रही थी, लेकिन मेरे पास कोई अता पता नहीं था। मैं आपको कैसे ढूंढती? दोस्तों उसकी बातों से आरती बहुत इम्प्रेस होती है। फिर आरती और राहुल घंटे वहां बात करते हैं। आरती अपने बारे में पूरी बात बताती है, राहुल भी अपने बारे में पूरी बात बताता है कि मैं मेरठ से हूँ, मैं बहुत गरीब घर से हूँ, मेरे पापा मजदूरी करते हैं, हमें पढ़ाने में सक्षम नहीं थे, तो मैं यहाँ से प्रयागराज आ गया। यहाँ ऑटो चलाता हूँ, रिक्शा चलाता हूँ, और जो कमाई होती है अपने घर भी भेजता हूँ। मैं अपने भी मैनेज करता हूँ और पढ़ाई भी करता हूँ। ये सुनकर आरती बहुत खुश होती है। आरती फिर अपने बारे में बताती है कि मेरा घर आगरा है, मेरे पिता एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर हैं, मैं यहाँ पढ़ाई करती हूँ और यूपीएससी की तैयारी करती हूँ। फिर दोनों एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं, नंबर का आदान प्रदान हो जाता है। आरती बहुत ही इम्प्रेस हुई थी, क्योंकि वो उसकी जान बचाई थी। अगर वो लड़का नहीं होता तो आरती की जान भी नहीं बचती। अब दोनों में थोड़ी थोड़ी बातचीत होने लगती है, और ये बातचीत दोस्ती में भी बदल जाती है। आरती कभी कभार राहुल से मिला करती थी। जब धीरे धीरे राहुल को जब ये पता चलता है कि आरती नशे की आदी हो चुकी है, एक नशेड़ी बन चुकी है, तो राहुल उसे बहुत समझाता है कि तुम अपने माँ बाप की इकलौती लाडली बेटी हो, तुम्हारे माँ बाप तुमसे बहुत ही अरमान रखे हुए हैं, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम अच्छे घर की हो, संस्कारी परिवार से हो, तुम्हें नशा करना शोभा नहीं देता। तुम आवारा दोस्तों का साथ छोड़ दो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारे माता पिता बहुत ही शौक से, बहुत ही अरमान से तुम्हें पढ़ने के लिए यहाँ भेजे हैं। तुम पढ़ाई करो, अपने माँ बाप का सपना को साकार करो, उनके साथ गद्दारी मत करो, उन्हें धोखा मत दो। ये बातें आरती को चुभ जाती हैं और वो बहुत ही अच्छा लगता है। वो राहुल से मन ही मन प्यार करने लगी थी। अब धीरे धीरे आरती की सारी नशे वाली आदत छूटने लगती है। वो आम लड़की बन चुकी थी। अब उसके जीवन में बस दो ही चीज रह गई थी, एक राहुल का प्यार और एक पढ़ाई। दोस्तों एक दिन आरती फैसला करती है कि वो अपने प्यार का इजहार राहुल से कर देगी, लेकिन फिर कुछ सोच कर रुक जाती है, क्योंकि एक दो महीने बाद उसका यूपीएससी का एग्जाम था। वो मन ही मन सोच रही थी कि अगर पीसीएस का एग्जाम अच्छा चला जाता है तो मैं राहुल से प्यार का इजहार करूंगी। दोस्तों वो दिन भी आता है जब एग्जाम होता है, एग्जाम उसका बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद वो राहुल को बुलाती है और अपने प्यार का इजहार करती है। कहती है कि राहुल मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम सब से मेरे जीवन में आए हो, तब से मेरे जीवन में बहार सी आ गई है। अगर तुम न होते तो मैं जिंदा भी नहीं रहती और आज मैं इस लायक भी नहीं रहती, ना मैं पढ़ाई कर पाती। मैं तो नशे की लत में पूरी तरह से बेकार हो चुकी थी। राहुल उसे समझाता है कि आरती दोस्ती तक तो ठीक है, लेकिन यार प्यार के चक्कर में मैं नहीं पड़ता, क्योंकि मैं बहुत गरीब घर से हूँ और तुम बहुत अमीर घर से हो, हमारी जोड़ी नहीं बनेगी। आरती बोलती है मेरा एग्जाम बहुत ही अच्छा गया, हम पीसीएस ऑफिसर बन जाऊंगी, मेरा एसडीएम बनने का शौक है, मैं एसडीएम बन जाऊंगी तो तुम्हें मैं खुश रखूंगी। राहुल उसको कई तरह से समझाता है, लेकिन आरती नहीं मानती। अब धीरे धीरे राहुल का दिल भी पिघलने लगता है और आरती से वो भी प्यार कर बैठता है। दोनों का प्यार अब धीरे धीरे आगे बढ़ता है, दोनों बहुत ही खुश थे अपने जीवन में। इधर दोस्तों आरती का रिजल्ट भी आ जाता है और वो एसडीएम में पास हो जाती है। अब दोस्तों ट्रेनिंग में जाने वाली थी, तब तक कुछ दिन के लिए वो छुट्टी पर जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो उसके माता पिता बहुत ही खुश होते हैं। आस-पास के भी लोग बहुत खुश होते हैं, सब जानते हैं कि बिटिया एसडीएम बन गई है। अब वो ट्रेनिंग में जाएगी, उसके माता-पिता बोलते हैं बेटी तुम्हारे लिए मैंने एक रिश्ता देख रखा है, तुम फोटो देख लो, अगर तुम्हें पसंद है तो हाँ बोलो। ये सुनकर एकदम से आरती के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अपने पिता से बोलती है पिताजी मैं किसी लड़के से प्यार करती हूँ, मैं उससे शादी करूंगी। उसके पिता खुशी खुशी बोलते हैं ठीक है बेटा, तुम जिससे प्यार करती हो तुम उसी से शादी करना, उसके बारे में मुझे बताओ, लड़का क्या करता है, कौन सी जाति का है, कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है, सारा बायोडाटा पूछने लगते हैं। जब आरती उन्हें ये बताती है कि वो लड़का रिक्शा चलाता है तो उसके पिता आग बबूला हो जाते हैं। बोले तुम क्या चाहती हो कि आसपास के लोग अगर मुझसे पूछेंगे तुम्हारा दामाद क्या करता है तो मैं क्या बोलूंगी, रिक्शा चलाता है, क्यों तुम हमारी बेइज्जती करने पर तुली हो, तुम मेरी इकलौती लड़की हो, लाडली बेटी हो, मेरा मान सम्मान है यहाँ पर, मैं एक इंजीनियर हूँ और मेरा दामाद रिक्शा वाला कभी नहीं हो सकता। आरती उन्हें कई तरह से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता नहीं मानते हैं। जब आरती भी अपनी जिद पर आ जाती है और उसके पिता से बोलती है कि मैं शादी राहुल से ही करूंगी, तो उसके पिता रूम में जाते हैं और अपना लाइसेंसी पिस्तौल निकाल कर ले आते हैं और आरती को पकड़ाते हुए बोलते हैं ठीक है बेटी तुम अपनी मनमानी कर लो, लेकिन उससे पहले तुम एक काम करना पड़ेगा,
मुझे और अपनी मम्मी दोनों को तुम इस पिस्टल से शूट कर दो, फिर जहां मर्जी तुम अपनी शादी करना, खुश रहना। दोस्तों, बहुत ही भावुक मंजर था। ये सुनकर आरती के हाथ कांपने लगते हैं, पिस्टल उसके हाथों से गिर जाता है और अपने मम्मी पापा से लिपट कर बोलती है, बोली पापा आप जहाँ कहेंगे मैं वहीं शादी के लिए तैयार हूँ। उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। आरती अपना नंबर चेंज कर लेती है, सिम बदल लेती है। उधर राहुल कई दिन से आरती को फोन लगा रहा था, उसका नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। अब राहुल परेशान रहने लगा था। एक दिन उसकी सहेली से मिलता है, उसके बारे में सारा कुछ पूछता है। उसकी सहेली बोलती है कि वो एसडीएम के एग्जाम पास कर चुकी है, अब वो ट्रेनिंग में जाने वाली है। वो कुछ दिनों के लिए घर गई और घर में उसके माता पिता उसकी शादी किसी लड़के से कर रहे हैं। दोस्तों, ये सुनकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राहुल सोचता है कि मैं तो उससे प्यार करना ही नहीं चाहता था, लेकिन जबरदस्ती उसने मुझसे प्यार किया और मुझे भी अपने आदी बना दिया। अब मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ, तो मुझे छोड़ दिया। वो धोखेबाज है। आरती की सहेली से राहुल उसके घर का एड्रेस लेता और आगरा चला जाता है। उसके घर के बारे में पता करता है और उसके घर में चला जाता है। उसके घर में दोस्तों की शादी की तैयारी चल रही थी। बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। उसके घर के आंगन में जाकर जोर जोर से चीखने लगा, चिल्लाने लगता है, आरती तुम कहाँ हो? जब आरती को ये आवाज सुनाई पड़ती है कि ये पहचानी हुई है, तो वो नीचे उतर जाती है। तब तक आरती के पिता आ जाते हैं। बोले तुम कौन हो? वो लड़का बोलता है कि मैं आरती से प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करूंगा। उसके पिता बोलते हैं तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। लड़का बोलता है अगर यही बात आरती मुझे बोल देगी कि तुम यहाँ से चले जाओ तो मैं चला जाऊंगा। उसके पिता आरती को आवाज मारते हैं। आरती आती है, अपने दिल पर पत्थर रखकर बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, तुम कौन हो? मैं तुम्हें पहचानती तक नहीं हूँ। ये कहकर वो रोते हुए अपने कमरे में भाग जाती है और रोते रोते ही सो जाती है। दोस्तों, और उसके घर में जो मेहमान आए थे वो बोलते हैं हो गई तुम्हारी तसल्ली? सुन लिया ना लड़की ने क्या कहा? वो तुम्हें जानती भी नहीं, पहचानती भी नहीं। तुम आखिर मेरे घर में रंग में भंग करना चाहते थे, हमारी बेइज्जती करना चाहते थे। अभी तुम्हें इसका मजा चखाता हूँ। ये कहकर दोस्तों 5-6 लोग मिलकर राहुल को पकड़ लेते हैं, उसे एक पेड़ में बांध देते हैं और बांधने के बाद दोस्तों उसे बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं। कोई बॉक्सिंग मार रहा था, कोई लात से मार रहा था, कोई जूते से मार रहा था, कोई चप्पल से मार रहा था। एक बंदे को तो वहां तार मिलता है, नीचे रखा हुआ वो तार उठाकर उसे पीटने लगता है। अब दोस्तों, आप समझ रहे थे कि बिजली के तार से कितनी चोट आई है। दोस्तों, जहां भी तार पड़ता है वो चीखने चिल्लाने लगता था, एकदम दया की भीख मांगने लगता था कि मुझे छोड़ दो, बस मुझे जाने दो। लेकिन किसी को भी उस पर तरस नहीं आता दोस्तों, और उसे सभी मारते चले जाते हैं। राहुल जोर जोर से चीख रहा था, कभी कभी आरती को भद्दी भद्दी बातें भी बोल रहा था। आरती में पहले ही बोलता था कि तुम गद्दार हो, तुमसे प्यार नहीं करना चाहता, तुम अमीर घर की हो, मैं गरीब घर का हूँ, लेकिन तुमने जबरदस्ती मुझसे प्यार किया और आज मेरी ये हालत करवा रही हो। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। ये बोलता जा रहा था और दोस्तों चीखता भी जा रहा था। जब उसकी चीख आरती के कानों में पड़ती है, वो नींद से जाग जाती है और सोने की कोशिश करती है, क्योंकि वो सोच रही थी कि राहुल चला गया होगा। लेकिन जैसे ही वो 2 मंजिल से देखती है कि राहुल को बांध कर लोग बुरी तरह से पीट रहे हैं, अब आरती के शब्द का बांध टूट जाता है। वो दौड़ते हुए आती है और पैरों में गिर जाती है और सबसे कहती है, इसे माफ कर दो चाचा, इसकी गलती नहीं है, माफ कर दो। भैया इसे जाने दो, इसने आपका क्या बिगाड़ा है? लेकिन कोई बात नहीं सुन रहा था। इधर राहुल भी चीखे जा रहा था, इधर आरती भी चीखे जा रही थी कि माफ कर दो चाचा, माफ कर दो भैया, माफ कर दो, इसे जाने दो। क्योंकि दोस्तों राहुल के बदन पर जो मार पड़ी थी वो कभी तार, कभी लात, कभी मुक्का का, वो सब आरती के दिल पर हथौड़ा बनकर चुभ रही थी। जब आरती की बात कोई नहीं सुनता है तो आरती एकदम से गुस्से में खड़ी हो जाती है और भागती अपने पापा के कमरे में जाती है और उनका लाइसेंसी पिस्तौल लेकर जाती है और हवा में एक फायर जोर से करती है और बोलती है, खबरदार, अगर किसी ने एक थप्पड़ भी अब राहुल को मारा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं उसे शूट कर दूंगी। दोस्तों, पिस्तौल की आवाज सुनकर सभी सहम जाते हैं, सब जहां के तहां खड़े रह जाते हैं और आरती का रौद्र रूप देखकर सब डर जाते हैं। आरती आगे बोलती है, अगर किसी ने माँ का दूध पिया है, हिम्मत है तो आगे बढ़ो, एक थप्पड़ लगाकर दिखाओ, मैं उसे गोली मार दूंगी। दोस्तों, कोई आगे नहीं पड़ता है। अब आरती अपने मम्मी पापा की तरह घूमती है, उन्हें बोलती है कि आप तो हमेशा बोला करते थे कि तुम लाडली बेटी हो, हमारी जान हो, आपने जो जो कहा मैंने वो किया। आपने कहा इस लड़के को छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया। आपने जो कहा मैंने किया, वो सब किया। आपने कहा इस लड़के को भूल जाओ, मैं भूल गई। आपने कहा इस लड़के को यहाँ से भगा दो, मैं दिल पर पत्थर रख कर इसे बोलती जाने के लिए कि मैं इसे पहचानती भी नहीं हूँ। आपने कहा दूसरे लड़के से शादी कर लो, मैं तैयार हो गई। लेकिन
क्या आप जानते हैं ये लड़का कौन है? ये लड़का भले ही रिक्शा चलाता है, लेकिन ये लड़का नहीं होता तो आज मैं भी नहीं होती। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, रात को मेरा सर फट गया था, मैं मर रही थी, कोई मुझे उठाने वाला नहीं था और मैं वहाँ कुछ देर पड़ी रहती तो मैं मर ही जाती। ये लड़का मुझे अस्पताल ले गया उठाकर। आप लोगों को ये कई बार कॉल किया, लेकिन आप लोग मजे से सो रहे थे। आप लोगों ने कॉल तक नहीं उठाया। उसके बाद मुझे खून की जरूरत पड़ गई थी। इस लड़के ने अपना खून देकर मेरी जान बचाई और आज जो मैं ऑफिसर बनी, आज मैं जिंदा हूँ इसी लड़के की बदौलत हूँ। मैं तो नशे की गिरफ्त में आ चुकी थी, मैं एक नशेड़ी बन चुकी थी, मेरी संगत खराब हो गई थी। इसी लड़के ने मुझे प्यार का वास्ता देकर मुझे मेरा जीवन लौटाया है, नशे से मुक्ति दिलाया और आज इसे बोलते हैं कि आप छोड़ दो और इसे ऐसे पीट रहे हो जैसे गुनाह कर दिया हो। और उसने क्या गुनाह किया? यही गुनाह किया, इसने मुझे जीवन दान दिया। दोस्तों ये बात सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। उसके पिता की आंखों में आंसू बहने लगता है। वो आगे बढ़ते हैं और राहुल को जो बंधा हुआ था उसे खोल देते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। बोलते हैं, बेटा हमें माफ कर दो, हमें नहीं मालूम था तुम्हारे बारे में, तुमने ये सब किया, तुम्हें पहले बताना चाहिए था। उसकी माँ भी आ जाती है आरती की और राहुल को गले लगा लेती है, बोलती है बेटा हमें माफ कर दो। दोस्तों अब इस मंडप में राहुल और आरती की खुशी खुशी शादी कर दी जाती है। उसके बाद आरती अपनी ट्रेनिंग में चली जाती है, अपने खुशी-खुशी दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करती है। दोस्तों उसके बाद दोनों बड़े ही प्यार और खुशी से राहुल और आरती एक साथ रहने लगते हैं। अब आप क्या कहना चाहते हो आरती के बारे में? क्या कहना चाहते हो राहुल के बारे में? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। तो मिलते हैं फिर से किसी अगली वीडियो में एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।